बेसिकली आर्ट्स का क्रैश कोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था मौर्यकालीन कला। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे भारतीय कला और वास्तुकला में मौर्योत्तर के बाद जो ट्रेंड्स है, मतलब जो उनमें रुझान आए, हम उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये सीरीज है, हम 3 लेक्चर में कवर करेंगे, जिसका आज ये पार्ट 1 है। तो लेक्चर 4 का पार्ट 1 भारतीय कला और वास्तुकला में मौर्योत्तर रुझान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। From the 2nd century BC onwards, various rulers established their control over the vast Mauryan Empire। मतलब कि जो 2nd सेंचुरी हुई थी उसमें जो बहुत से मौर्यन जो थे ये एम्पायर थे, जो उसने इनको स्टैब्लिश किया था सम्राटों ने, उसमें ये 2nd शताब्दी के थे। जिसमें जो होते थे शुंग्स, ये कन्नव्स, कुशान्स एंड गुप्तास इन द नॉर्थ एंड पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया एंड द सातवाहन, Ishkvaks or Abhiyars or Vatakas in the southern and the western India. Incidentally, the period of the 2nd century BC also marked the rise of the main Brahminical sects such as Vaishnava and Shaives। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये थे शुंगवंश, कुषाण और ये कन्नव्स, गुप्ताज, ये तो थे नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल पार्ट पे थे, और ये साउथ में जो थे ये सातवाहन, इश्कवाक्स और ये अभिहार्स और वताकास ये सदर्न एंड वेस्टर्न में थे। और तभी के दौरान यहाँ पे क्या हुआ था, ये ब्राह्मणिकल सेट्स भी आए थे, जैसे कि वैष्णव और शैव्स। तो भारत में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो कई स्थल जो ललित मूर्ति कला के प्रमुख उदाहरण है, जैसे कि विदिशा मध्य प्रदेश में है, बरहुत ये भी मध्य प्रदेश में है, बोधगया बिहार में है, और ये जग्गपेटा आंध्र प्रदेश में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा में है, पुणे के पास ये भाजा है, और पावनी जो है ये नागपुर के पास महाराष्ट्र में है। तो यहां से सीधा सीधा आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल कि विदिशा और बरहुत कहां पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। बोधगया कहां, तो सबको पता ही होगा कि ये बिहार के अंदर है। जग्गेपट्टा कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में। ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, तो ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि जग्गेपेटा नाम की जगह है वो कहां पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। मथुरा में उत्तर प्रदेश है। खंडगिरी उदयगिरी की जो पहाड़ियां हैं जहां पे वो काटकर केव्स बनाई गई थी वो उड़ीसा में है, और पुणे के पास ये भाजा और पावनी नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। जो आप ये डायग्राम में देख रहे हो ये रॉक केव्स है, किसकी, तो पावनी नागपुर, ये पुणे के पास जो भाजा है ये उसकी रॉक केव्स है, जिसमें मेहराब के रूप में इसको काटा गया। ये जो है मेहराब नुमा आकृति है। तो ये कहां की केव्स है, ये पुणे के पास जो भाजा है ये उसकी केव्स है। तो ये आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इनको प्लीज देख लेना, यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है। नेक्स्ट है बरहुत, ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। बरहुत में जो है ये कथा पैनल कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि स्टोरी की जो बताई जाती है उसमें शिलालेखों पर बुद्ध की, वो इसमें नहीं है बरहुत के अंदर। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है कहानी में उनके चित्र के अलावा अन्य चित्र भी स्थान में दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर एक से अधिक घटनाओं का चित्र स्थान से में जोड़ दिया गया है, या केवल एक ही मुख्य घटना का सचित्र स्थान में दर्शाया गया है। कहने का मतलब ये है कि बरहुत में पहले क्या होता था कि कथा पैनल नहीं होती थी, केवल जो आप यक्षिणी देख रहे हैं बरहुत की ये होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसमें उनको चित्रों को भी उन्होंने जोड़ना शुरू किया। ऐसे उदाहरणों से पता चलता है कि सामूहिक स्तर पर काम करने वाले कारीगरों को नक्काशी की विधियों को कैसे समझना था। प्रारंभ में क्या था, पत्थर के स्लैब की सतह को ड्रेसिंग करना मुख्य चिंता का विषय प्रतीत होता होगा। बाद में मानव शरीर और अन्य रूपों को तराशा गया। इसी कारण से आप ये देख रहे होंगे जो ये इनके ये हैंड वगैरह हैं ये बैंड हुए हैं, क्योंकि पत्थर की नक्काशी करनी पड़ती थी कारीगरों को। तो चित्र की सतह की उथली नक्काशी के कारण हाथों और पैरों का जो प्रक्षेपण है वो संभव नहीं था। इसलिए हाथों क्या हो गया, हाथों और पैर का मुड़ना संभव नहीं था, इसलिए हाथ मुड़ा हुआ है और पैरों की भी अजीब स्थिति है। शरीर और बाजुओं में सामान्य अकड़न होती है, लेकिन धीरे धीरे गहरी नक्काशी, स्पष्ट मात्रा और मानव और पशु निकाय के एक बहुत ही प्राकृतिक प्रतिनिधि के साथ छवियों को बनाकर इस तरह के दृश्य को स्वरूप को संशोधित किया गया। यानी कि पहले जो ये जो यक्षिणी की मूर्ति आप देख रहे हैं इनमें हाथों और पैरों का मुड़ना अजीब लगता था, क्योंकि पत्थर की नक्काशी नहीं कर पाते थे कारीगर। लेकिन धीरे धीरे इनकी छवियों को भी सुधारा गया, जिसमें बाद में इन्होंने जानवरों को भी ऐड किया। तो बरहुत, बोधगया, सांची स्तूप 2 और ये जग्गेपोटा की मूर्ति इसके अच्छे उदाहरण है। बरहुत में कथात्मक रायतें दर्शाती हैं कि किस प्रकार कारीगरों ने कहानियों को संक्षेपित करने के लिए चित्रात्मक भाषा का बहुत ही प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया कि चित्रात्मक भाषा जो
उसमें बरहुत की शैलियों में किस प्रकार की कहानी उकेरी गई है, तो वो चित्रात्मक भाषा की कहानी को उतेरा गया है। ये आपके सामने चित्र रख दिया गया है और उसमें ही उन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी बता दी। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये रानी माया देवी जो सिद्धार्थ गौतम की माता थी को उनका स्वप्न दिखाते हुए दिखाया गया है, जिसमें साथ में एक हाथी भी उकेरा गया है। और ये जब ये सिद्धार्थ जो गौतम थे, ये जो अपनी माता माया देवी के वोम में थे, तो जो हाथी है ये वोम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाया गया है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि जो उनका वोम है ये वोम की तरफ बढ़ रहा है। तो रानी को बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाया गया, जबकि एक हाथी को ऊपर दिखाया गया। तो यानी कि चित्रात्मक भाषा थी जिसके अंदर उन्होंने सब कुछ ही कहानी की पूरी डिटेल उन्होंने शो कर दी। तो ये कहां पर यूज की गई है? बरहुत में यूज की गई है। दूसरी ओर जहां तक कहानी का भी चित्रण बहुत सरल है। कहानी की भौगोलिक स्थिति के अनुसार घटनाओं को जोड़कर वर्णित किया जाता है। जैसे कि रूरल जातक कथा का एक चित्रण जहां बोधिस हिरण का एक आदमी अपनी पीठ पर बचा रहा है, जैसे कि आप इसमें ये देख रहे होंगे। उसी तस्वीर के फ्रेम में दूसरी घटना में क्या है? एक राजा अपनी सेना के साथ खड़े होने और हिरण को पर तीर चलाने से आप ये देख रहे हैं कि ये हिरण पर क्या कर रहे हैं? ये अपना एरो ताने हुए हैं। और हिरण द्वारा बचाए गए व्यक्ति को भी राजा के साथ हिरण पर उंगली दिखाते हुए दिखाया गया है। मीन्स जो इसकी स्टोरी है आगे समझने की कोशिश करते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में है। कहानी के अनुसार आदमी जो था वो हिरण से वादा करता है कि वह उसे बचाने के बाद वह उसकी पहचान किसी को नहीं बताएगा। लेकिन जब राजा हिरण की पहचान का खुलासा करने के लिए इनाम की घोषणा करता है तो वह शत्रुतापूर्ण हो जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहां उसने हिरण को देखा था। तो जो आपने लिए लास्ट स्लाइड में देखा था, जो ये राजा जो है ये हिरण की तरफ को ये बांध करके ताने हुए हैं और ये जो आदमी है ये उंगली से इशारा कर रहा है। तो ऐसी चित्रात्मक भाषा का बरहुत में उन्होंने वर्णन किया है कि उन्होंने मतलब कि चित्र की सहायता से उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ऐसी जातक कथाएं स्तूप सजावट का हिस्सा बन गई। दिलचस्प बात यह है कि देश के विभिन्न हिस्सों में स्तूपों के निर्माण में वृद्धि के साथ क्षेत्रीय शैलीगत विविधता भी उभरने लगी। पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की सभी पुरुष छवियों में एक मुख्य विशेषता है। कई संस्कृतियों का यह बहुत संपन्न है। बहुत में मिल कुछ मूर्तियां कोलकाता के भी भारतीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। एक क्वेश्चन आपका यहां से ये बन गया कि जो बरहुत में जो ललित कला की मूर्तियां मिली थी वो कौन से संग्रहालय में रखी गई हैं? तो वो कोलकाता के संग्रहालय में रखी गई है। कोलकाता को महलों का शहर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी अभी लास्ट पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में। सांची का स्तूप। अब ये स्तूप होते क्या है कि जो बौद्ध थे, हमारी महात्मा गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? तो उन्होंने स्तूप के माध्यम से उनकी जो सारी कथाएं थी उस पर उन्होंने उकेर दी, जिससे कि आने वाले जो ये जनरेशन है वो भी जान सके कि महात्मा गौतम बुद्ध के सिद्धांत क्या थे, हमें अपना कैसा जीवन जीना चाहिए। तो उनका जो मेनली कहना था, उनका ये कहना था कि इंसान को मध्यमवर्ती का जीवन जीना चाहिए, ना ज्यादा कष्ट और ना ज्यादा सुखी, यानी कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो उनके ये विचार थे कि उनका मानना था कि अगर दुख है तो दुख का कारण है, अगर दुख का कारण है तो दुख को दूर करने के निवारण भी है। इसको उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के द्वारा उन्होंने समझाया था। तो ये सब चीजें ही शिलालेखों पर उकेरी हुई है। स्तूप वन जो सांची में है, ये सांची का जो स्तूप है वन जो है मथुरा और आंध्र प्रदेश कंटूर जिला में वेंगी में मूर्तिकला विकास का अगला चरण शैलीगत प्रगति में उल्लेखनीय है। सांची में स्तूप वन में ऊपरी और साथ ही निचला जो प्रदक्षिणा या परिक्रमा पथ है, इसमें 4 खूबसूरती से सजाए गए तोरण है जो बुद्ध और जातक के जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्शाते हैं। पूरे स्थान को भरते हुए चित्र रचनाएं उच्च राहत में है। आसन का चित्रण सर्वाधिक स्वाभाविक हो जाता है और शरीर में अकड़न नहीं होती। पिक्चर स्पेस में हेड्स का काफी प्रोजेक्शन होता है। हेड्स मतलब उसके टॉपिक का जो होता है। तो इसमें कितने तोरण है? तोरण मतलब उसके गेट। तो कितने हैं यहाँ पर? सांची के स्तूप में, जो सांची का स्तूप वन है उसमें 4 तोरण है। ठीक है। तो जैसे कि ये इन्होंने इसका एक प्लान दिखाया हुआ है इसका स्ट्रक्चर का कि कैसा बना था। तो सबसे ऊपर क्या होती है? सबसे ऊपर होती है छतरी। छतरी के ऊपर ये क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ है हर्मिका। और ये जो अंडाकार यानी गोलाकार बनी हुई है इसको बोलते हैं अंडा। और ये जो परिदक्षिणा पथ है, यानी कि ये ऐसे परिदक्षिणा पथ है। और उसके बाद ये मेधी है, फिर ये वेदिका बनी हुई है और ये हर उस पे 4 तोरण लगे हुए हैं, यानी कि गेट। इस पे महात्मा बुद्ध के जातक कथाओं की क्या है? शिलालेख उकेरे गए हैं। तो इसमें जो सांची का स्तूप उसमें कितने तोरण है? उसमें 4 तोरण दिखाए गए हैं। आकृति में कठोरता कम हो जाती है और छवियों को गति दी जाती है। वर्णन विस्तृत हो जाता है। नक्काशी की तकनीक बरहुत से अधिक उन्नत प्रतीत होती है। यानी कि जो बरहुत में हमने देखे थे, जो बरहुत की जो कथा जो
स्टोरी बताने वाली जो हमने शिलालेख देखे थे उससे कहीं अधिक अच्छी यहाँ पे प्रतीत होती है। बुद्ध का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों का भी उपयोग जारी है, यानी कि जो बुद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं उन प्रतीकों का भी यहाँ पे यूज किया गया है। जैसे कि सांची के स्तूप वन में कथाएं अधिक विस्तृत हो जाती है। हालांकि स्वपन प्रकरण का चित्रण बहुत ही सरल है, यानी कि जो माया देवी का जो स्वपन का चित्रण था वो काफी सरल दिखाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर रानी और हाथी की झुकी हुई छवि दिखाई देती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये सांची का जो स्तूप है उसके अंदर है। कुशी नीरा की घेराबंदी, बुद्ध की कपिल वस्तु की यात्रा, अशोक की रामग्राम स्तूप की यात्रा में रूप में ऐतिहासिक कथाएं काफी विवरणों के साथ उकेरी गई है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कथाएं उकेरी गई हैं? एक तो कुशीनारा की घेराबंदी है, और जो बुद्ध ने नेपाल के कपिल वस्तु की यात्रा की थी वो उकेरी गई है, और अशोक की रामग्राम स्तूप की यात्रा भी यहाँ पर उकेरी गई है। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी बन जाएगा कि वहां पर कौन कौन सी स्तूप की जो यात्राएं हैं वो उकेरी गई। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 3 यही होंगे, कुशीनारा, बुद्ध की और अशोक की रामग्राम यात्रा, चौथा डिफरेंट होगा। मथुरा में अवधि के चित्र समान गुणवत्ता वाले होते हैं, लेकिन भौतिक विवरण के चित्र में वो भिन्न होते हैं। फिर आती है हमारी मथुरा, सारनाथ और गांधार स्कूल। पहली शताब्दी के बाद गांधार जो पाकिस्तान में है, उत्तरी भारत, यानी जो तक्षशिला है हमारी सबसे पुरानी जो हमारी यूनिवर्सिटी होती थी तक्षशिला, वो पाकिस्तान के अंदर है। उत्तरी भारत में मथुरा और आंध्र प्रदेश में वेंगी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उतरे हैं। तो वेंगी कहां पर है? वेंगी आंध्र प्रदेश में है। एक क्वेश्चन आपका यहां से ये बन जाएगा कि वेंगी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी फिलहाल तो अभी हैदराबाद है, लेकिन 10 साल बाद यानी कि 2024 में उसकी राजधानी अमरावती हो जाएगी। प्रतीकात्मक रूप में बुद्ध मथुरा और गांधार में एक मानव रूप है। गांधार में मूर्ति कला परंपरा में बैक्टीरिया, पार्थिया और स्थानीय गन्हारा जो परंपरा है उसका संगम देखने को आपको मिलेगा। मथुरा में स्थानीय मूर्ति कला परंपरा इतनी मजबूत हो गई है कि परंपरा अन्य भागों में फैल गई। कहने का मतलब यह है जो मथुरा की जो ये मूर्ति कला जो परंपरा थी इतनी मजबूत थी कि ये अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई, यानी कि पूरे नॉर्थ इंडिया में ये फैल गई। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी शैली देखने को मिलेगी? बैक्टीरिया, पार्थिया और स्थानीय जो गन्हारा परंपरा है उसका संगम देखने को मिलेगा आपको कहां पर? गांधार मूर्ति कला के अंदर। और जो ये मथुरा और गांधार में कौन सी शैली है? ये मानव रूप की प्रतीकात्मक इन्होंने शैली का यहाँ पर चित्रण किया, ललित मूर्ति कला का इन्होंने वर्णन किया है मथुरा और सारनाथ में, गांधार में। इस संबंध में सबसे अच्छा उदाहरण जो है पंजाब में संघोल में मिले स्तूप की मूर्तियां हैं। तो संघोल कहां पर है? ये पंजाब में है। और संघोल में हमें क्या मिले? स्तूप की मूर्तियां मिली है, जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे होंगे। ये कहाँ की मूर्तियां हैं? ये संघोल में मिले स्तूप की मूर्तियां हैं। यानी कि मूर्ति के लिए कौन फेमस था? गांधार और वो मथुरा। मथुरा में बुद्ध की छवि पहले के यक्ष प्रतिमाओं के तर्ज पर बनाई गई थी, और गांधार में इसे हेलेनिस्टिक विशेषताएं हैं। तो गांधार में कौन सी क्वालिटीज है? हेलेनिस्टिक क्वालिटीज। एक क्वेश्चन आपसे यहां से बन जाएगा कि हेलेनिस्टिक क्वालिटी कौन सी शैली, कौन सी मतलब स्कूल की है? तो वो गांधार स्कूल की है। प्रारंभिक जो जैन तीर्थकर के चित्र और राजाओं के चित्र, विशेष रूप से बिना सिर वाले कनिष्क के चित्र है, वो कहां मिले हैं? हमें मथुरा के अंदर मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत डीपली यहां से बन जाएगा ये कि जो बिना सिर वाले जो कनिष्क हैं इनकी मूर्ति कहां से मिली है? ये मथुरा में मिली है। मथुरा में वैष्णव मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों और शैव मुख्य रूप से लिंग और मुखलिंग धर्मों के चित्र भी पाए जाते हैं, लेकिन बुद्ध चरित्र बड़ी संख्या में पाए गए हैं। तो मथुरा में वैष्णव के विष्णु और उनके रूप भी हैं, शैव के लिंग और मुखलिंग भी है, लेकिन सबसे मात्रा में वहां पर बौद्ध चित्र बड़ी संख्या में पाए गए हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि विष्णु और शिव की छवियों को थेरी आयु द्वारा का हथियार होता है उसके द्वारा दर्शाया गया है। बड़ी छवि को तराशने में साहस, छवियों का आयतन चित्र तल से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। चेहरे गोल और मुस्कुराते हुए मूर्ति कला की मात्रा में भारी आराम से मांस में कम हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी मस्कुलर हो जाती है। वे शरीर के वस्त्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और वे बाएं कंधे को ढके हुए हैं। बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवताएं और चित्र मूर्तियों की छवियों को गहराई से तराशा गया है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में मथुरा में चित्र कामुक हो जाते हैं, स्थूलता बढ़ जाती है और मांसल हो जाते हैं। चौथी शताब्दी ईस्वी में यह चलन जारी रहता है, लेकिन चौथी शताब्दी ईस्वी सन के अंत में द्रव्यमान और मांसलता कम हो जाती है। जो आप ये देख रहे हैं ये 4th सेंचुरी गांधार शैली की बुद्धा की मूर्ति है। उसके बाद ये मांस में अधिक कड़ापन आ जाता है, यानी कि थोड़े कठोर हो जाते हैं, और चिल मानस का भी कम हो जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे चिलमनस क्या है? चिलमनस ये कपड़ा है जो ये भगवान गौतम बुद्ध ने इन्होंने पहना हुआ है, तो ये चिलमनस है। ये 5वीं 6ठी शताब्दी में चिलमनन है मूर्ति कला द्रव्यमान में एकीकृत हो जाती है। तो जो ये आप फोटो देख रहे हैं ये वाली, ये
5th से 6th सेंचुरी की है, गांधार शैली की भगवान बुद्ध की मूर्ति है ये। बुद्ध की छवियों के वस्त्रों में पारदर्शी गुणवत्ता स्पष्ट है। इस काल में उत्तर भारत में मूर्ति कला के दो महत्वपूर्ण विद्यालय ध्यान देने योग्य हैं। कौन कौन से हैं? प्रारंभिक एक तो मथुरा ने मुख्य कला उत्पादन स्थल को फिर से स्थापित किया, जबकि सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभरे हैं। तो उत्तर भारत के मूर्ति कला के दो महत्वपूर्ण विद्यालय कौन कौन से? तो मथुरा और दूसरा सारनाथ और कौशाम्बी, दोनों के दोनों यूपी के अंदर है। सारनाथ में बुद्ध की कई छवियों में दोनों कंधों को ढकने वाला सादा पारदर्शी कपड़ा दिखाई देता है, चिन्मन कहते हैं, और सिर के चारों प्रभाव मंडल में बहुत कम अलंकरण है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से ये बन जाएगा कि उत्तर भारत में मूर्ति कला के तो महत्वपूर्ण विद्यालय कौन कौन से हैं? तो एक ये मथुरा है और दूसरा कौन सा है? सारनाथ और कौशाम्बी है। जबकि मथुरा बुद्ध की छवियों पर सिर के चारों प्रभाव मंडल को सजाया गया है। अब यह थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करना कि जो सारनाथ की बुद्ध की छवियों में है, यहाँ पर क्या है? जो सिर के चारों ओर प्रभाव मंडल का कैसे कम अलंकरण है, जबकि मथुरा बुद्ध की छवियों में और सिर के चारों प्रभाव मंडल कैसे है? उसको सजाया गया है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, मथुरा में ज्यादा है, सारनाथ में कम है। प्रारंभिक मूर्तियों की विशेषता का अध्ययन करने के लिए मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि संग्रहालयों में आप जा सकते हैं। गंगा घाटी के बाहर महत्वपूर्ण जो स्तूप स्थलों में गुजरात में देवनी मोरी है। देवनी मोरी कहां पर है? देवनी मोरी गुजरात के अंदर। एक क्वेश्चन आपसे यहां से बन जाएगा कि देवनी मोरी कहां पर है गंगा के बाहर? तो ये गुजरात के अंदर है। ये क्वेश्चन तो पक्का बनेगा, क्योंकि गुजरात से कौन आते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं। बाद की शताब्दियों में मूर्तियों में बहुत कम भिन्नता थी, जबकि पारदर्शी चिलमन के साथ पतली छवियों एक प्रमुख सौंदर्य संवेदनशीलता बनी रही। उसके बाद आते हैं दक्षिण भारत के बौद्ध स्मारक। आंध्र प्रदेश में वेंगी में जग्गेपेट्टा, तो जग्गेपेट्टा कहाँ है? वेंगी में है। अमरावती, भट्टीपोर्लू, नागार्जुनकोंडा, गोली आदि जैसे कई स्तूप स्थल है। तो आप इनके नाम जरूर याद कर लेना, ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन जाएगा। आंध्र प्रदेश में वेंगी में जग्गेपेट्टा, अमरावती जो कि मैंने बताया कि 10 साल बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी, और ये भट्टूपोर्लू और ये नागार्जुनकोंडा और ये गोली आदि ऐसे जैसे कई स्तूप स्थल है। अमरावती में एक महाचैत्य और कई मूर्तियां हैं जो अब चेन्नई संग्रहालय में, अमरावती साइट संग्रहालय लंदन में संरक्षित है। तो कहाँ संरक्षित है? ये चेन्नई संग्रहालय में, अमरावती साइट संग्रहालय में और लंदन में संरक्षित है। कौन सी? महाचैत्य की और कई मूर्तियां जो हैं। जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये अमरावती का वॉल का स्तूप है, यानी कि स्तूप की जो वॉल है ये उसके कुछ शिलालेख हैं। सांची स्तूप की तरह अमरावती स्तूप में भी वेदिका के भीतर परिदक्षिणापथ संलग्न है। ये क्वेश्चन यहाँ, जैसे कि आपने देखा था कि सांची के स्तूप में क्या कहता है कि वेदिका थी और एक परिदक्षिणापथ भी था, तो वो झुका। तो जो ये अमरावती का स्तूप है यहाँ पर भी है, जिस पर कई कथाएं मूर्तियों को दर्शाया गया है। घरेलू स्तूप संरचना राहत स्तूप मूर्ति कला स्लैब से ढकी हुई है, जो एक अनूठी विशेषता है। अमरावती स्तूप का तोरण समय के साथ क्या है? वो गायब हो गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्तूप का तोरण समय के साथ गायब हो गया? तो वो अमरावती का स्तूप है जिसका तोरण समय के साथ गायब हो गया है। बेसिकली जो स्तूप है, जो बौद्ध धर्म के मौर्य आर्ट्स के, वो उनके शिलालेखों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ उन्होंने मूर्तियों की भी ऐसी बनावट की हुई है जो अपनी वर्ल्ड फेमस है। तो इनसे हमें मतलब कि उन्होंने इन पर ज्यादा कथाएं को उकेरा हुआ है और उनसे ही आपको स्टोरी समझने की कोशिश करनी है। तो उन्होंने उन चित्रों के माध्यम से पूरा का पूरा जो बौद्ध का जीवन था उसको उकेर कर उन्हें रख दिया है। ये उन कलाकारों की खास बात थी। बुद्ध के जीवन की घटनाओं जो जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। यद्यपि अमरावती स्तूप में 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्माण गतिविधि के प्रमाण है, इसे पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी में सबसे अच्छा विकसित किया गया था। सांची की तरह प्रारंभिक चरण में बुद्ध की छवियों से ये रहित है, यानी कि यहाँ पर बुद्ध की कोई छवि नहीं मिलती, जैसे कि सांची के स्तूप में प्रारंभिक चरण में नहीं मिलती। लेकिन बाद के चरण के दौरान दूसरी और तीसरी शताब्दी ईस्वी में बुद्ध की छवियों को ड्रम स्लैब और कई अन्य स्थानों पर उकेरा गया है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ड्रम स्लैब पे बना हुआ अमरावती का स्तूप है। ये ड्रम स्लैब पे बना हुआ है। रचना में आंतरिक स्थान, अर्धपीठ, पीठ, प्रोफाइल, ललाट, अर्ध ललाट, पार्श्व आदि जैसी आकृतियों के विभिन्न मुद्राओं द्वारा ये निर्मित होता है। इस क्षेत्र में मूर्ति कला जो रूप तीन भावनाओं की विशेषता है। आकृति पतली है और उनमें बहुत अधिक हलचल है। शरीर को 3 मोड़े से त्रिभंगा कहते हैं के साथ दिखाया गया है। और सांची की मूर्ति कला जो समझना अधिक जटिल है। तो जो शरीर सांची की मूर्ति कला है वो कैसी है? वो काफी कॉम्प्लेक्स है। शरीर को 3 मोड़ों के साथ दिखाया गया है और रैखिकता लचीली हो जाती है। गतिशीलता गति रूप की स्थिरता को तोड़ देती है। राहत मूर्ति कला में त्रिआयामी स्थान बनाने का विचार स्पष्ट मात्रा में कोणीय निकाय और जटिल अतिव्याप्य का उपयोग करके तैयार किया गया है।
हालांकि कथा में इसके आकार में भूमिका के बावजूद रूप की स्पष्टता पर पूरा ध्यान दिया गया। कहने का मतलब यह है जो उन्होंने चित्र उकेरे गए हैं उन्होंने वो बहुत ही बारीकी से बहुत ही सफाई के साथ उकेरे गए हैं जिससे कि स्टोरी सामने वाला उसको ऑब्जर्व कर सके। कथाओं को गहराई से चित्रित किया गया है जिसमें बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कहानियां शामिल की गई हैं। तो जातक कहानी किससे रिलेटेड है? वो बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऐसी कई जातक रहस्य हैं जिनकी पूरी तरह से पहचान नहीं हो पाई है। बर्थ इवेंट के चित्रण में आपने जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रानी को महिला परिचारकों से घिरे एक बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाया गया है और एक छोटे आकार के हाथी को रचना में बुद्ध के जन्म से संबंधित 4 घटनाओं को दिखाया गया है। ये जो हमारा बर्थ इवेंट था, जो ये हमारा मूर्ति कला थी, कौन सी उसमें थी? ये बरहुत के अंदर थी जो मध्य प्रदेश के अंदर है। ये आख्यानों को चित्रित करने के विभिन्न तरीकों को प्रतिनिधित्व करते हैं। 30वीं शताब्दी ईस्वी में नागा, अर्जुन, कोंडा और गोली की मूर्तियों में आकृतियों में एनिमेटेड गति कम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा कि कौन सी आकृतियों में एनिमेटेड गति कम हो जाती है? तो वो नागा, अर्जुन, कोंडा और गोली की मूर्तियां जिनमें एनिमेटेड गति कम हो जाती है। जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं ये पैनल है नागा, अर्जुन, कोंडा का। अपेक्षाकृत कम राहत मात्रा के भीतर भी अमरावती की मूर्तियों में नागा, अर्जुन, कोंडा और गोली के कलाकारों ने शरीर की उभरी हुई सतह को प्रभाव में समेटने की कामयाबी हासिल की है जो प्रकृति में विचारक तौजीक है और बहुत अभिन्न दिखती है। आंध्र प्रदेश के अमरावती, नागार्जुन कोंडा और गुंटापल्ले में बुद्ध की स्वतंत्र छवियां भी पाई जाती हैं। तो बुद्ध की स्वतंत्र छवियां कहां पाई जाती हैं? अमरावती, नागार्जुन कोंडा और गुंटापल्ले। और तीनों के तीनों लोकेशन कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये लोकेशन से क्वेश्चन जरूर बनेगा। गुंटापल्ली एलोरी के पास एक रॉक कट गुफा स्थल है। एलोरी के पास एक छोटा अर्ध गोलाकार और गोलाकार चैत्य गुफा स्थल है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित छोटे अर्ध गोलाकार और गोलाकार चैत्य हॉल की खुदाई की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहां रॉक कट स्तूपों की खुदाई की गई है जैसे कि विशाखापट्टनम के पास अनाकापल्ले। तो अनाकापल्ले कहाँ है? ये विशाखापट्टनम में है। कर्नाटक में गुलबर्गा। गुलबर्गा कहां पर है? कर्नाटक में। जिले में सन्नाटी अब तक की खुदाई में सबसे बड़ा स्तूप स्थल है। ये क्वेश्चन आपका बन गया कि गुलबर्गा जिले में सन्नाटी जो है वो अब तक खुदाई में सबसे बड़ा स्तूप स्थल है। तो सबसे बड़ा स्तूप स्थल कहां पर है? कर्नाटक में, गुलबर्गा जिले में, सन्नाटी में है। इसमें एक स्तूप भी है जैसे कि अमरावती में मूर्ति कला से सजाया गया है। इसमें एक स्तूप ऐसा भी है जैसे अमरावती का स्तूप का उसको भी मूर्ति कला से सजाया गया था। तो इसकी विशेषता क्या थी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से? कि अर्ध गोलाकार और गोलाकार चैत्य हॉल होते थे। चैत्य जो चैत्य कार्लिक चैत्य किसने बनवाया था? ये सातवाहन वंश के शासकों ने बनवाया था। सातवाहन वंश कहां पर था? साउथ में था, हैदराबाद वाले इलाके में। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने मुद्रा पर अपनी माता का चित्र उकरवाया था। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का मतलब यह नहीं है कि कोई गड़ा हुआ मंदिर या विहार या चैत्य नहीं थे, लेकिन कोई भी संरचित चैत्य या विहार नहीं बचा। महत्वपूर्ण संरचित विहारों में सांची अर्धगोलाकार चैत्य संरचना का उल्लेख किया जाता है जैसे कि मंदिर 18, यानी कि मंदिर 18 कहाँ है? सांची के अर्धगोलाकार चैत्य संरचना का उल्लेख किया जाता है। गुंटपल्ले में इसी तरह के संचरित मंदिर भी ध्यान देने योग्य हैं। बुद्ध की छवियों के साथ कौन कौन से देवता हैं वहां पर? अवलोकेश्वर, पद्मानी, वर्जुपानी, अमिताभ और मैत्रेय बुद्ध जैसे बोधिसत्वों के अन्य बौद्ध छवियां भी गढ़ी जाने लगी। तो ये सब कहाँ मिलेंगी? ये आपको गुंटेपल्ले के स्तूप में मिलेंगी, यानी कि जो मंदिर है गुंटेपल्ले का उसके अंदर मिलेंगी है। हालांकि वज्रयान बौद्ध धर्म के उदय के साथ कई बौद्धिस्ट छवियों को कुछ गुणों या गुणों के व्यक्तित्व प्रतिनिधि के एक हिस्से के रूप में जोड़ा गया था, जैसे कि बौद्ध धार्मिक सिद्धांतों द्वारा जनता के कल्याण के लिए प्रचारित किया गया था। पश्चिमी भारत में गुफा परंपरा, यानी कि हम कहां चले गए? अब हम चले गए वेस्ट में, यानी कि जो महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया है। पश्चिमी भारत में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की कई बौद्ध गुफाओं की खुदाई की गई। मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्थापत्य कलाओं का क्रियान्वित किया गया था, जैसे कि अर्धगोलाकार मेहराब छत जिसे चैत्य हॉल कहते हैं, ये अजंता, पिथलखोरा, भाजा में पाए गए हैं। तो अर्धगोलाकार मेहराब का मतलब है कि ये ऐसे होंगे और फिर इन पर क्या बनी होगी? एक ऐसे मेहराब नुमा आकृति बनी होगी। तो ये कहाँ मिले हैं? ये अजंता में मिले हैं, पिथलखोरा में और भाजा कौन सी केव है? जो पुणे के पास है। अर्धगोलाकार मेहराब छत ये स्तंभ रहित हॉल है, यानी कि यहाँ पर स्तंभ नहीं है, यानी कि पिलर नहीं है। ये कहाँ मिले हैं? ये महाराष्ट्र में थाना है, ये नागसोर में मिले हैं। कहाँ में है?
महाराष्ट्र में जो थाना है उसके नादसूर में पाया गया है। एक चपटी छत वाला चतुष्कोणीय होल जिसके पीछे एक वृत्ताकार वृक्ष है, ये महाराष्ट्र में कहाँ पाया गया है, ये कोंडिवाइट में पाया गया है। ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा डीप, जो पेपर का थोड़ा लेवल बढ़ाया तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चैत्य होल के सामने खुले मोर्चे के साथ एक अर्धवृत्ताकार गोलाकार चैत्य मेहराब की आकृति का प्रभुत्व है, जिसमें एक लकड़ी का अग्रभाग और कुछ मामलों में कई भारी चैत्य मेहराब खिड़की नहीं है, जैसा कि कोंडिवाइट में पाया जाता है। तो कोंडिवाइट कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे एक स्तूप आम है, यानी कि जितनी भी हमारी कार्ले चैत्य की गुफाएं उसमें एक स्तूप तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अर्ध गोलाकार मेहराब छत किस्म की मानक योजनाओं में कुछ संशोधन किए गए थे, जहां होल आयताकार हो जाता है। जैसे अजंता की जो गुफा नंबर 9 है, इसमें एक पत्थर की स्क्रीन दीवार के साथ एक मुखौटा के रूप में है, यानी कि पत्थर की स्क्रीन दीवार के साथ एक मुखौटा के रूप में है। अजंता कौन सी गुफा में, गुफा नंबर 9 यानी केव नंबर 9 में है। बेड़सा, नासिक, कार्ला और कनेरी में भी पाया जाता है। ये सब कहाँ पाया जाएगा, बेड़सा, नासिक, कार्ला और कनेरी में भी पाया जाता है। ये सब ये अर्धगोलाकार मेहराब छत वगैरह ये सब आपको मिलेगी, बेड़सा, नासिक, कार्ला और कनेरी में भी पाई जाएंगी। कई गुफा स्थलों के में बाद की अवधि में मानक प्रथम प्रकार के चैत्य होल है। कार्ला में सबसे बड़े रॉक कट चैत्य होल की खुदाई की गई थी। तो सबसे बड़े रॉक कट चैत्य होल कहाँ पाया गया है, कार्ला में पाया गया है। किसने बनवाया था, सातवाहन वंश के शासकों ने बनवाया था। गुफा में 2 स्तंभों वाले खुला मार्ग आप देख रहे होंगे। बचाने के लिए एक पत्थर की स्क्रीन की दीवार भी, एक बरामदा भी, एक पत्थर की स्क्रीन वाली दीवार, खंभों के साथ एक छत और वाला चैत्य होल के पीछे क्या है, आपको एक स्तूप भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है, कार्ले चैत्य का ये हॉल की खुदाई की गई थी। सबसे बड़ा रॉक कट है जो सातवाहन वंश के शासकों ने बनवाया था। काला चैत्य होल को मानव और पशु आकृतियों से सजाया गया है। वे अपने निष्पादन में भारी हैं और चित्र स्थान में आगे बढ़ते हैं। काले चैत्य होल योजना पर आगे विस्तार कन्हेरी गुफा संख्या 3 में दिखाए गए। जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, कन्हेरी की गुफा नंबर 3 है, जो कि ये कैसी है, ये अनफिनिश्ड है, यानी कि ये अनफिनिश्ड चैत्य है, यानी कि ये पूरी नहीं हुई है। तो कौन सी ऐसी गुफा है जो पूरी नहीं हुई है, तो कन्हेरी की गुफा नंबर 3 है जो अनफिनिश्ड है। हाली गुफा का इंटीरियर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा ना कि अनफिनिश्ड है, लिखा हुआ है। गुफा का इंटीरियर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। यह दर्शाता है कि समय समय पर नक्काशी कैसे आगे बढ़ी। इसके बाद चतुष्कोणीय फ्लैट छत वाली किस्म सबसे पसंदीदा डिजाइन बन गई और कई जगहों पर व्यापक रूप से पाई जाती है। सभी गुफा स्थलों में विहारों की खुदाई की गई है। विहारों की योजना में एक बरामदा, एक हॉल की दीवारों और चारों ओर कक्ष शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण विहार कौन से हैं, ये तो पक्का, जैसे कि क्वेश्चन आपका यहाँ से ये फिर बन गया कि सबसे कुछ ये गुफा नंबर जो अजंता की 12 है, किसके लिए फेमस है, ये बिहार है। बेड़सा की गुफा नंबर 11 ये भी बिहार है, और नासिक की गुफा नंबर 3, 10 और 17 ये सब क्या है, ये बिहार है। तो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, नासिक की गुफा नंबर 3 है जो सेल डोर्स के लिए फेमस है, जिसके ये सेल डोर्स हैं। कई प्रारंभिक विहारों गुफाओं को आंतरिक सजावट उपाकरणों जैसे चैत्य, मेहराब और वेदिका डिजाइनों के साथ उकेरा गया है। गुफा के सेल डोर्स नासिक गुफा संख्या 3, 10 और 7 में अग्रभाग डिजाइन की एक विशिष्ट उपलब्धि बन गया है। तो जो आपने डायग्राम में देखी है, नासिक की केव नंबर 3 है। नासिक में विहार गुफाओं की खुदाई में सामने के खंभों को घाट आधार और मानव आकृतियों के साथ एक छवि स्थापित की गई थी। बाद में विहार के होल के पीछे एक स्तूप जोड़ा जाने लगा और एक चैत्य विहार बन गया। यानी कि चैत्य होल क्या होता है कि एक आपके सामने एक गैलरी है, दीवारों के स्क्रीन के साथ एक बरामदा है, और जैसे ही उसके अंदर आपने पीछे की स्तूप जोड़ दिया वो क्या बन जाएगा, वो चैत्य होल बन जाएगा। तो ऐसे ये क्या बन गया, ये चैत्य विहार बन गया। जैसे इसके अंदर आपने क्या जोड़ा, स्तूप जोड़ा। आपने देखा था कहां था वो चैत्य, ये लास्ट में क्या था, ये स्तूप था ना, तो बस ये जैसे ये जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो चैत्य बन जाएगा। तो वो क्या बन गया, चैत्य विहार बन गया। 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध के चित्र संलग्न है। ये क्वेश्चन आपसे यहां से बनेंगे कि जुन्नार में सबसे बड़ी खुदाई हुई 2 पहाड़ियों के चारों ओर 200 से अधिक गुफाएं हैं। तो जुन्नार में क्या है, 200 से अधिक गुफाएं हैं, और जबकि मुंबई में कनेरी में 108 खुदाई की गई गुफाएं हैं। तो कनेरी में कितनी गुफाएं हैं, 108 है, जो मुंबई के अंदर है। सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, अजंता, पिथलखोरा, एलोरा, नासिक, भाजा, जुन्नार, कार्ला, कन्हेरी, अजंता, एलोरा और कनेरी है।
तो यहाँ से जो ये आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, आपको इसको 3-4 बार पढ़ना है और ये आपको याद हो जाएगा। तो जिन्नार में सबसे बड़ी खुदाई के दौरान क्या मिली है? 2 पहाड़ी के चारों ओर 200 से अधिक गुफाएं हैं। जो मुंबई में कनेरी है वहां पर 108 खुदाई की गई गुफाएं मिली है। तो 108 खुदाई की गुफाएं कहाँ मिली है? मुंबई में कनेरी में मिली है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और इसका पार्ट 2 में जल्द लेके आऊंगा। तो सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।